हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका साइंस का क्लासेस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कल से अपन ने स्टार्ट किया था मैटर का चैप्टर। मैटर की चैप्टर के अंदर कुछ चीजें अपन ने पढ़ ली थी। आज अपन को स्टार्ट करना है इसके अंदर तापमान का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि जैसे अपन सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों चीजें लेते हैं, इन तीनों एटम्स के अंदर कैसे जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, कंडेंसेंट पॉइंट है, ये सब का निर्माण होता है। किस चेंज में कौन सी चीज आती है, क्या चेंज जो तापमान में चेंज आता है तो किस चेंज की वजह से क्या बनता है, ये चीजें अपन पढ़ेंगे। तो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो देखिए तापमान का प्रभाव, तो पहले मैं इसको तो रब करके आपको अच्छे से समझाती हूँ, वरना जो डायग्राम है वो आएगा नहीं बोर्ड पे। तापमान का प्रभाव, ठीक है। तो ये ले लिया सॉलिड, ये ले लिया लिक्विड और ये ले ली गैस। अब देखिए इन तीनों का जो आपस में चेंज है वो क्या कहलाएगा, उसी के द्वारा अपन समझेंगे इस चीज को। ठीक है, अब जो सॉलिड से लिक्विड के अंदर जो चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलन, यानी कि गलना। सॉलिड से लिक्विड के अंदर जो चेंज आता है इसे बोला जाता है मेल्टिंग, यानी कि गलन। अब जो लिक्विड से सॉलिड के अंदर वापस चेंज आता है उसे क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग यानी कि हिमांक। क्या बोला जाता है, हिमांक। ठीक है, अब जो लिक्विड से जो गैस के अंदर चेंज आएगा उसे बोला जाएगा वेपोराइजेशन, यानी कि वाष्पीकरण। ठीक है, अब गैस से जो लिक्विड के अंदर चेंज आएगा उसे बोला जाएगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। ठीक है, अब सॉलिड से जो गैस के अंदर चेंज आएगा उसे बोला जाएगा सबलाइम। ऊर्ध्वपाती। देखिए क्या बोला जाएगा, सबलाइम। जो सॉलिड से गैस, जो गैस से सॉलिड में चेंज आता है उसे बोला जाता है सबलाइम, यानी कि ऊर्ध्वपाती। एंड जो सॉलिड से गैस में चेंज आता है उसे बोला जाता है सबमिलेशन। सबमिलेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन। ये देखिए, इसको अच्छे से देखिए इसमें क्या बोला जाता है। आप देखिए सॉलिड से लिक्विड में चेंज आता है उसे मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड से सॉलिड में चेंज आता है वापस उसे क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। यानी कि एग्जांपल लेते हैं बर्फ। जैसे कि बर्फ है, उसको अपन ने लिक्विड में चेंज किया, वो पहले सॉलिड में थी, बाद में उसको किस में चेंज कर दिया, लिक्विड में चेंज कर दिया। तो बर्फ को लिक्विड में चेंज किया तो वो पिघलेगी तभी तो लिक्विड में आएगी ना। तो अगर इसका टेम्परेचर है वो बढ़ेगा तो जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर गिरेगा तो लिक्विड वापस किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। यानी कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा
तो सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। एंड अगर जो टेम्परेचर है वो गिरेगा तो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। तो इसी को तो मेल्टिंग बोलते हैं और इसको फ्रीजिंग बोलते हैं। आई बात समझ में। अगर जो लिक्विड है वो वापस अगर उस पानी को हम जमाएंगे तो वो जो वाटर है वो अगर आइस का रूप लेगी तो वो क्या होगी, फ्रीजिंग होगी, तभी तो वो आइस का रूप ले पाएगी। तो जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। और अगर टेम्परेचर कम होगा तो जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो उसको क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग बोला जाता है। आगे देखिए, अगर लिक्विड गैस में चेंज होगा तो उसे क्या बोला जा रहा है, वेपोराइजेशन, यानी कि वाष्पीकरण। और अगर गैस लिक्विड में चेंज होगी तो उसे क्या बोला जा रहा है, कंडेंसेशन, यानी कि संघनन। क्या बोला जा रहा है, कंडेंसेशन यानी कि संघनन। अब देखिए, अगर कोई भी लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाएगा, जैसे कि परफ्यूम लिया, परफ्यूम को अपन ने अपने ऊपर डाला तो वो क्या गैस में चेंज नहीं होगा क्या, वो लिक्विड में था लेकिन जो चारों ओर अगर वो फैला तो क्या हो गई, एक परफ्यूम की स्मेल आने लग गई तो वो गैस में चेंज हो गया। उसी चीज को वेपोराइजेशन बोलते हैं। और अगर जो गैस है वो लिक्विड में चेंज होती है तो उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोला जाता है। अब अगर जो सॉलिड है वो गैस में चेंज होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, सबमिलेशन। सॉलिड अगर गैस में चेंज होगा तो उसे क्या बोला जा रहा है, सबमिलेशन। और अगर गैस को सॉलिड में चेंज कर दिया तो उसे क्या बोला जा रहा है, सबलाइम, यानी कि ऊर्ध्वपाती। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अपन लेके देखें तो क्या होगा, जैसे कि कपूर हो गया या आयोडीन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या हो गया, कपूर हो गया या फिर आयोडीन हो गया। कैसे, जैसे कि सॉलिड है, अब अगर कपूर है, कपूर को अपन जलाएंगे तो वो क्या जलेगा, तो जलेगा वो गैस की फॉर्म में निकलेगा तो उसको क्या बोला जाता है, सबमिलेशन। आयोडीन, आयोडीन भी इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, उसको क्या बोला जाता है, सबलाइम, यानी कि गैस को सॉलिड में चेंज होना सबलाइम बोला जाता है। अब आगे देखिए, अपन पढ़ेंगे वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण के बारे में। वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण। ठीक है, अब जो वेपोराइजेशन है, जो वाष्पीकरण है, वो किसे बोला जाता है। वाष्पीकरण मैंने अभी आपको बताया था कि लिक्विड का गैस के अंदर चेंज होना किसे बोला जाता है, वाष्पीकरण, यानी कि द्रव में चेंज होना किसे बोला जाता है, वाष्पीकरण को बोला जाता है। किसका चेंज होना, लिक्विड को गैस में बदलना क्या बोला जाता है, वाष्पीकरण बोला जाता है। अब अगर तापमान बढ़ाया जाएगा तो वाष्पीकरण की जो दर है वो भी बढ़ेगी। अगर जो टेम्परेचर है वो बढ़ाया जाएगा तो जो वाष्पीकरण की दर है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर वायु का तापमान बढ़ाया जाएगा तो भी बढ़ेगी, अगर सतह पर बढ़ाया जाएगा
तो भी उसकी दर बढ़ेगी। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी पे बढ़ाया जाएगा, अगर आर्द्रता पे, किस पे, देखो सारे के बारे में बता देती हूँ। जैसे वायु, एयर पे क्या होगा, बढ़ेगी इसकी दर, और सतह पर यानी कि सरफेस पे भी क्या होगी, इसकी दर बढ़ेगी। और अब ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, इस पे वेपोराइजेशन की दर क्या होगी, घटेगी। ठीक है, जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, इस पे जो वाष्पीकरण है, इसकी दर है वो क्या होगी, घटेगी, यानी कि डिक्रीज होगी। अब एक छोटी सी चीज के बारे में अपन जानेंगे, जिसका नाम है दाब का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दाब का प्रभाव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो उच्च दाब पर होगा या निम्न दाब पर होगा, यानी कि उच्च होगा या निम्न होगा या उच्च निम्न होगा, इस तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दाब का प्रभाव देखते हैं। दाब का प्रभाव, यानी कि उच्च दाब और निम्न दाब पर गैसों का द्रवीकरण किया जाता है। हाई प्रेशर एंड लोअर टेम्परेचर, किसके ऊपर, किस पे द्रवीकरण किया जाता है, हाई प्रेशर एंड लोअर टेम्परेचर। हायर प्रेशर एंड लोअर टेम्परेचर, इस पे जो दाब है इसका द्रवीकरण किया जाता है। इससे गैसों को इसके गैसों को अपन क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एलपीजी और सीएनजी, इससे गैसों को क्या कर सकते हैं, दाब के प्रभाव से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, आगे चलते हैं। अब आगे अपन इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स होगी, पहले लिखते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, इन सब के बारे में अपन पर डिटेल से पढ़ते हैं डेफिनेशन के साथ। तो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक। ठीक है, सेकंड कौन सा है, मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक। थर्ड है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक। ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब अपन इसमें देखते हैं, चेंज का मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे ये सॉलिड ले लिया, ये लिक्विड ले लिया एंड ये गैस ले ली। अब जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज आएगा, ये क्या आएगा, मेल्टिंग। ये क्या आएगा, फ्रीजिंग। ये क्या आएगा, बॉइलिंग। एंड ये क्या आएगा, कंडेंसेशन। ठीक है, अभी सॉलिड से गैस में जो आएगा वो सबमिलेशन।
और जो गैस से सॉलिड में आएगा वो सब्लाइन। ये चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है, इसका खास ख्याल रखना है। अब देखिए आप फर्स्ट अपन लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कौन सा है फर्स्ट पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। क्वथनांक, ठीक है। चलो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इसकी डेफिनेशन होती है वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना स्टार्ट कर देता है उसे क्या बोला जाता है? क्वथनांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वथनांक बोला जाता है। वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना आरंभ कर देता है क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। अब आगे देखिए, आगे इसके अंदर जो तापमान होता है, पानी का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस या 200 डिग्री फारेनहाइट पे होता है। किस पे होता है? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 212 होता है। ठीक है, अब इसको अपन इंग्लिश के अंदर देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच the temperature at which a liquid start to boil is called to boil the boiling point of water at 100 डिग्री सेल्सियस और 200 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट टू बॉइल इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इसे क्या बोला जाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी। वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना आरंभ कर देता है वह क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? मेल्टिंग पॉइंट यानी कि तापमान जिस पर कोई पदार्थ पिघल जाता है। जिस पर कोई पदार्थ पिघल जाता है उसे क्या बोला जाता है? गलनांक बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि तापमान जिस पर कोई पदार्थ पिघल जाता है उसको क्या बोला जाता है? गलनांक कहलाता है।
तापमान जिस पर कोई पदार्थ पिघल जाता है उसे गलना कहा जाता है। अब इंग्लिश में लिखते हैं, चलो। द टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस विल मेल्ट। Substance will melt. Water has is called melting point. ये तो इतना हो गया, is called melting point. चलो ये भी लिख दो, is called melting point. अब इसमें वाटर का melting point क्या होता है? Melting point of water is 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यानी कि जो बर्फ होती है अगर वो पानी के अंदर पिघलती है तो उसे इसका जो तापमान है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो क्या हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। द टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस विल मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। पदार्थ पिघल जाता है उसे गलना कहा जाता है। अभी मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, थर्ड कौन सा है? फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा है? फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए फ्रीजिंग पॉइंट भी कर लेते हैं। यानी कि हिमांक। हिमांक किसे कहा जाता है? ठीक है, वह तापमान जिस पर कोई द्रव्य ठोस हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? हिमांक कहा जाता है। वह तापमान जिस पर कोई द्रव्य ठोस हो जाता है उसे बोला जाता है, हिमांक कहा जाता है। ठीक है, अब इसी को इंग्लिश में देखते हैं। टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड किसके रूप में आ जाता है? बिकम ए सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसका जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। ठीक है, किस पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। देखिए, जैसे कि एक डायग्राम लिया तो छोटा सा, ये सॉलिड और ये सॉलिड हो गया और ये क्या हो गया? लिक्विड हो गया। अब सॉलिड का लिक्विड में चेंज करना और लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, ये तो क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाता है। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं वोर्टिस सबमिलेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन किसे कहा जाता है? वोर्टिस सबमिलेशन, ऊर्ध्वपातन किसे कहा जाता है?
व्हाट इज सबमिलेशन? सबमिलेशन का किसे कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टली चेंजिंग, यानी कि कोई भी प्रक्रिया है वो सॉलिड को अगर गैस में बदल रही है कोई भी चेंज के बिना, तो उसे ही क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन, सबमिलेशन कहा जाता है। और लिक्विड में कोई चेंज नहीं आ रहा। चलो डेफिनेशन लिखते हैं। द प्रोसेस ऑफ directly changing from solid state to gas without any change in liquid state called be sublimation। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टली चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस विदाउट एनी चेंज इन लिक्विड स्टेट कोल्ड क्या हो जाता है? सबमिलेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन हो जाता है। एंड द प्रोसेस डायरेक्टली चेंजिंग फ्रॉम गैस टू सॉलिड कोल्ड, इसे क्या बोला जाता है? अगर डायरेक्टली गैस से सॉलिड में चेंज हो जाता है उसे निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन बोला जाता है। किससे? एंड द प्रोसेस डायरेक्टली चेंजिंग टू from gas to solid called deposition, यानी कि निक्षेपण। ठीक है, अगर कोई प्रक्रिया है जिसके अंदर डायरेक्ट क्या है गैस से सॉलिड के अंदर चेंज हो जाता है उसे डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण बोला जाता है। अपन ने तीनों इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जाना, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड थर्ड कौन सा आ गया? फ्रीजिंग पॉइंट भी आ गया। अब आगे अपन ने जाना कि सबमिलेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। आगे इसके जानेंगे कि इवापोरेशन यानी कि इवापोरेशन के बारे में जानेंगे। आगे वेपोराइजेशन के बारे में तो अपन ने पढ़ ही लिया। अब इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण क्या होता है, क्या इसकी प्रोसेस होती है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, आगे पढ़ते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।